लोग शुरू करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास। आप सबको वेलकम है। हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसलिए पिक किया है क्योंकि जब हम लोग जनरल नॉलेज हिस्ट्री का बात करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो जॉब इंटरव्यूज़ ये सब में मैंने देखा है तो मॉडर्न इंडिया से आते हैं। एंशियंट से भी आते हैं, मीडिएवल से भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मॉडर्न से आते हैं और मॉडर्न पढ़ने के लिए भी ज़्यादा ईजी है। तो आप लोग को ईजी है और जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो पार्ट को आगे कवर कर लो, देन वी कैन प्रोसीड टू एंशियंट एंड medieval, right? जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री को हम लोग का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्री भाग में डिवाइडेड किया गया है, ट्री स्टेजेस में। फर्स्ट है एंशियंट इंडियन पीरियड, वो प्री हिस्ट्री से लेके दैट मीन्स स्टोन एज या अर्ली मैन से लेके 650 AD तक का। सेकेंड है मेडिएवल, मेडिएवल 650 AD से लेके 1707 तक का। फिर थर्ड में आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं 1707 से लेके 1947 तक का। ठीक है, एंशियंट 650 AD से स्टार्ट होके 1707 तक का। दैट इज 1707 में क्या होता है? 1707 में जो मुगल डायनेस्टी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर है जिसका नाम है औरंगजेब, उसका डेथ हो जाता है। वहाँ से मुगल का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और दूसरा जो रीजनल पावर्स इमर्ज हो जाता है, उससे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होता है। तो वहाँ से एक्चुअल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ता है वहाँ से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले से ही हम लोग शुरू कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन जो उससे पहले से 1707 से लेके 1858 का जो पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में, मुग़ल हिस्ट्री में, उसको हम लोग लेटर मुग़ल एरा बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मुग़ल रूलर्स है वो इतना लेटर मुग़ल एरा बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मुग़ल रूलर्स है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फिर भी मुग़ल रूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन एग्जिस्ट करने से भी वो लोग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि जो भी बाहर का इन्वेडर्स आने से भी वो लोग जो सामना नहीं कर पाता है। और इसीलिए यूरोपियन पीपल्स को लगा कि ये सही टाइम है इंडिया में आने का और इंडिया को कंट्रोल करने का, राइट। इसलिए उन लोग धीरे धीरे एक एक करके इंडिया में आने लगा था। तो उस टाइम में जब ये सब हैपनिंग हो रहा था इंडिया में, तब और एक चीज हैपनिंग हो रहा था वर्ल्ड में, डेट इज कॉलोनाइजेशन एंड इम्पेरियलिज्म। कॉलोनाइजेशन मतलब एक इकोनॉमिक टर्म है, जब एक स्ट्रोंगर कंट्रीज वीकर कंट्री को डोमिनेट करके इकोनॉमिकली अपना कंट्रोल में करता है, उसको कॉलोनाइजेशन बोलता है। और इम्पेरियलिज्म जो तब होता है जब स्ट्रोंगर कंट्री जो पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली दूसरा कंट्री को अपना बस में कर लेता है, अपना कंट्रोल में कर लेता है और वहाँ का पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली सब डोमिनेट कर लेता है, तब दैट इज इम्पेरियलिज्म। तो सभी कंट्रीज स्पेशली बाय यूरोपियन कंट्रीज कंपटीशन में लगा हुआ था। दूसरा जो एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज जो वीक कंट्रीज है, वो लोग को अपना कंट्रोल में करने का और वहाँ का इकोनॉमी से अपना कंट्री को रिच बनाने का, वेल्दी बनाने का कंपटीशन चल रहा था और वो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज चाहिए था। तो इसलिए वो लोग इस चक्कर में वो लोग इंडिया में भी आने लगा था क्योंकि उन लोग इंडिया को ये सुन लिया था कि इंडिया बहुत रिच कंट्री है, तो इंडिया से बहुत लाभ मिलने वाला था, इसीलिए उन लोग इंडिया में आना चाह रहा था। तो कमिंग ऑफ यूरोपियंस में से भी क्वेश्चंस आता है आपका एग्जाम में अक्सर, तो इसको किस टाइप का क्वेश्चंस आता है मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं कमिंग ऑफ यूरोपियंस। तो इसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया फर्स्ट। सबसे इन लोग में से सबसे आगे कौन सा यूरोपियन पावर्स आया था? तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो लोग 5 तो आता है, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच। तो इसमें से सबसे आगे पोर्टुगीज जो इंडिया में लैंड करता है, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद डेन्स और लास्ट में फ्रेंच। तो इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करो बोल के क्वेश्चन भी आता है। तो पोर्टुगीज को सबसे आगे करना है, उसके बाद डच आता है, फिर इंग्लिश आता है, फिर डेन्स आता है, फिर फ्रेंच आता है, फ्रेंच लास्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद पोर्टुगीज़ के बारे में थोड़ा से जानना है हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो बस्को दा गामा जो हमारा जो केप रूट को डिस्कवर करता है, सी रूट को इंडिया में, ओके।
जब बस्को द गामा इंडिया में 1498 को पहुंचता है तो वो कलिकत में पहुंचता है। कलिकत जो केरला का एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे हिंदू रूलर रूल करता था जिसका नाम था जामोरिन। तो जामोरिन जो बस्को द गामा को वेलकम करता है जब वो सीप से आता है, तो उसके बाद उसको यहाँ पे ट्रेड करने का मौका देता है। बस्को द गामा के बाद और भी कई सारा पोर्टुगीज ट्रेडर्स जो यहाँ पे आता है और वो लोग अपना ट्रेडिंग स्टेशन खोलता है। कोचिन में, कलिकत में, केनोनो में खोलता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पे वो लोग सेटल होना शुरू हो जाता है। सबसे आगे वो लोग अपना कैपिटल कोचिन में बनाता है, बट लेटर ऑन वो लोग अपना कैपिटल चेंज करके गोवा कर देता है। अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि विच वॉज द फर्स्ट या अर्ली कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया बोलने से आप लोग कोचिन को टिक मारना है। लेकिन अगर लेटर कैपिटल जो था वो गोवा था। ठीक है, इसमें आपको एक फोकस करना है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया बोल के क्वेश्चन पूछने से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को चूज करना है। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक पॉलिसी शुरू करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर क्या है वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये पॉलिसी को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा शुरू करता है। उसके बाद अफोंसो दी अल्बुकर्क, ये सेकंड गवर्नर है पोर्टुगीज का इंडिया में, और उसने पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म, दैट मीन्स इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली किसी को कंट्रोल करना, कैप्चर करना, वो पॉलिसी इंडिया में इसने शुरू किया था। और इसके चलते अपना ये इम्पेरियलिज्म पॉलिसी को लागू करने के लिए उसने क्या किया है, गोवा को कैप्चर कर दिया था। गोवा जो शुरू में किसका अंदर में था, जब ये लोग आया था रूलर ऑफ बीजापुर, उसके अंडर में था। तो अल्फोंसो ने इसको गोवा को अपना कंट्रोल में कर दिया, कैप्चर कर दिया। फिर एक पोर्टुगीज है, उसने नीनो दी कुना, ये अपना ये जो कैपिटल, जो पोर्टुगीज का कैपिटल है, कोचीन से गोवा शिफ्ट करा था। एक बार ऐसा क्वेश्चंस भी आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगीज गवर्नर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा बोल के आया था क्वेश्चन। तो आप इसको टिक कर सकते हैं। फिर अपना इम्पेरियलिज्म लागू चालू करते हुए वो लोग दामन एंड दीव को भी अपना कंट्रोल में कर दिया, वो लोग एनेक्स कर दिया अपना कंट्रोल में। शुरुआत इनिशियली वो लोग बहुत सक्सेस मिलता है इंडिया में, लेकिन ग्रेजुअली वो लोग जो इंडिया में डिक्लाइन हो जाता है। 16th सेंचुरी का लास्ट पार्ट में वो लोग यहाँ वो लोग का रोल जो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाता है। तो पोर्टुगीज जो इनिशियली वो लोग ही इंडिया में लैंड करता है, यूरोपियन पावर जो एक पावरफुल कंट्री बन के। लेकिन जब दूसरा यूरोपियन कंट्रीज लोग इंडिया में आने लगा तो वो लोग का पावर धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन जितना भी डिक्लाइन होने से भी वो लोग का गोवा और दामन एंड दीव जो 1961 तक, इवन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, पोर्टुगीज के अंदर में रहता है। 1961 में ही इंडियन आर्मी जो एक ऑपरेशन चलाता है जिसका नाम है ऑपरेशन विजय, और ये ऑपरेशन में ही वो लोग जो पोर्टुगीज को इंडिया से बाहर कर देता है, गोवा से और दामन एंड दीव से भी, और अल्टीमेटली गोवा और दामन एंड दीव जो इंडिया का पार्ट हो जाता है 1961 में। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा करके। पोर्टुगीज के बाद जो सेकेंड पावर, यूरोपियन पावर जो इंडिया में आता है वो डच है। हॉलैंड और नेदरलैंड में रहने वाला लोग को डच बोलता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री, ऐसा बोल के क्वेश्चन आएगा। मछलीपट्टनम, पुलिकत, नागपट्टनम, सूरत, ये सब में। तो सबसे फर्स्ट बोलने से डच लोग मछलीपट्टनम में सेटअप करता है 1605 में, इसको आप टिक करना है। लेकिन जो डच का मेन सेंटर है वो नागपट्टनम है। ठीक है, फर्स्ट में पुलिकत होता है, बाद में नागपट्टनम हो जाता है। और ऐसा करके कई सारा जगह पे अपना फैक्ट्री सेटअप करने के बाद, कुछ समय इंडिया को रूल करने के बाद, डच लोग को
अल्टीमेटली ब्रिटिश लोग बैटल ऑफ बेडेरा में हारा देता है और डच भी इंडिया से टाटा बाय बाय हो जाता है। फिर डच को रिप्लेस करता है इंग्लिश, मतलब ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश लोग 3rd नंबर में आता है और मोस्ट पावरफुल होता है इंडिया में, और इंडिया में सबसे ज़्यादा रहने वाला ये लोग होता है। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन इंग्लैंड से रिलेट वाला एक क्वेश्चन है इंडिया में, वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कब फॉर्मेशन हुआ था, वो क्वेश्चन आता है। तो 1600 AD में फॉर्मेशन हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ का जो रूलर था उस टाइम में क्वीन एलिजाबेथ टेले, वो परमिशन देता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 15 इयर्स के लिए जो इंडिया में ट्रेड कर सकेगा। दूसरा जो कंपनी है इंग्लैंड का वो नहीं कर सकेगा, सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली होगा इन ईस्ट में, स्पेशली इंडिया में ट्रेड करने का, ऐसा परमिशन देता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ब्रिटिश को लेके कि कौन सा ईयर में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया में आया था और फर्स्ट कहाँ में आया था और किसको मिला था। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो इंडिया में आता है और सूरत में लैंड करता है, गुजरात में, और वहाँ से वो मुग़ल एम्परर जहांगीर का कोर्ट में जाता है और वहाँ पे जहांगीर को 1609 में मिलता है। उस टाइम में जहांगीर जो एक स्ट्रॉन्ग मुग़ल रूलर था, तो जहांगीर से मिलके वो परमिशन मांगता है कि हमें यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करने का परमिशन दिया जाए, बोल के वो परमिशन मांगता है। यहाँ में क्वेश्चन जो ऐसा आता है कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विजिटेड मुगल कोर्ट। मुगल क्यों विजिट किया था? फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए, और जहांगीर वो परमिशन दे भी देता है। और इंग्लिश लोग सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करता है अपना। ठीक है, उसके बाद जहांगीर का कोर्ट में और एक इंसान आता है जिसका नाम है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो आता है 1615 को जहांगीर का कोर्ट में। उसका भी मेन इरादा था कि मोर एंड मोर प्लेसेस पे फैक्ट्री सेटअप करने का परमिशन मांगने के लिए। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मद्रास जो सिटी है उसको कौन फाउंडेड किया था? तो यहाँ पे इंग्लिश मैन फ्रांसिस डे ने मद्रास का सिटी को फाउंडेड किया था, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर कलकत्ता को भी इन लोग ने फाउंडेड किया था 1690 में। जॉब चार्नोक ना कलकत्ता को फाउंडेड किया था। उस टाइम में कलकत्ता नहीं था जब ये लोग आया था, तो कलकत्ता जो प्रेजेंट डे कलकत्ता है, अभी कोलकाता है, वो उस टाइम में बस्ती हुआ करता था। 3 बस्ती को मिला के एक सिटी बनता है जिसका नाम है कलकत्ता। और कलकत्ता इन लोग का ब्रिटिश लोग का मेन सेंटर बन गया था। और कलकत्ता में ब्रिटिश का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट जिसका नाम था पोर्ट विलियम, वो 1700 में फाउंडेड भी हो गया था। ब्रिटिश से रिलेट वाला और एक मुगल रूलर से क्वेश्चन आ सकता है, फारुख सियर को। फारुख सियर जो एक लेटर मुगल राजा है, उसका समय में वो एक परमिशन देता है, प्रमाण देता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में प्री ट्रेड करने का प्रमाण इशू करता है। क्वेश्चन इस तरह आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर गैव प्रमाण ड्यूटी फ्री ट्रेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रमाण देने का या परमिशन देने का बदली में उसको 3000 रुपीज़ पर ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी पेमेंट करेगा। और इसको पेमेंट करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब टैक्स नहीं देके पूरा बंगाल में टैक्स प्री बिजनेस कर सकता है, ऐसा परमिशन दिया था फारुख सियर ने। 23 जून 1757 को एक बहुत इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी लड़ता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का गवर्नर, वो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को डिफीट कर देता है और बंगाल में अपना कंट्रोल जमा लेता है। उसके बाद तो ब्रिटिश का नो लुक बैक कंटिन्यू वो लोग ग्रोथ होते गए। और ब्रिटिश के बाद आता है
डेंस जो डेनमार्क का, फिर वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है यहाँ पे। फिर आता है फ्रेंच। फ्रेंच जो ब्रिटिश का सबसे बड़ा एनिमी होता है इंडिया में। इन दोनों के साथ फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में 3 वॉर लड़ा है, बैटल, जिसका नाम है बैटल ऑफ कर्नाटिक। फ्रेंच और ब्रिटिश के साथ के बीच तीन वॉर होता है, कर्नाटिक वॉर्स, राइट। एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोलता है। तो फ्रेंच के बारे में जब हम लोग बात करेगा तो फ्रेंच जो लास्ट यूरोपियन पावर होता है इंडिया में आने वाला। और जब फ्रेंच की बात करेगा तो यहाँ में एक चीज़ हम लोग याद कर सकता है, वो है 1673 में फ्रांसिस मार्टिन जो है वो पौंडीचेरी को फाउंडेड करता है।